हो जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता हो जाएगा। नमस्कार। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाका मान्य ज्येष्ठ सदस्यज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, म मनोहर प्रसाद भट्टराई संघीय संसदको महासचिव। सर्वप्रथम संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएकोमा मेरो र संघीय संसद सचिवालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै म सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई संसदमा प्रतिनिधि सभामा स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 88 बमोजिम संघीय संसदको प्रत्येक सदनका मान्य सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनु अघि संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूको लागि यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। और 64 साल फागुन 16 गते हमें याद है 8 सीटें समझौता हुआ था हमारे साथ, सरकार ने किया था। देश के प्रधानमंत्री जिला बाबू उस समय थे जिला में, उन्होंने समझौता किया। खाली वही नहीं कि यहाँ बैठे माधव नेपाल जी उस समय ये माले के नेता हुआ करते थे, इनको साक्षी की नारा सुधर करके बगल में बैठा है जिला बाबू, और ये महान हमारे देश पर जन्म होकर लड़के गया। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले मैं इस गणतंत्र नेपाल के प्रथम संघीय संसद में आप सभी निर्वाचित सांसदों को, माननीय मित्रों को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल की ओर से आप सभी को मैं बधाई ज्ञापन करना चाहता हूं। और आप सभी का कार्यकाल सफल हो इसके लिए शुभकामना देता हूं। यह क्षण, आज का यह ऐतिहासिक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ये भावुकता से भरा हुआ क्षण है, क्योंकि इस क्षण के लिए बरसों से नेपाल की जनता संघर्ष किया है। इस गणतंत्र की संहिता के लिए तो सबसे पहले तो मैं यहां तक पहुंचने में, इसकी प्राप्ति के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात सभी वीर शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूं। आज का दिन मैं उन वीर शहीदों को समर्पित तो करता ही हूं,
आज का दिन इस बात के लिए विगत में लड़ने वाले शहीद दुर्गानंद झा से लेकर शहीद रघुनाथ ठाकुर तक, आदरणीय रामराजा प्रसाद सिंह से लेकर सरदार गरीबनाथ सिंह तक को स्मरण करने का दिन है। यहां तक पहुंचने में लाखों नेपाली जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आज के दिन उन सभी योद्धाओं को, उन सभी वीर सपूतों को आज हम अभी स्मरण करना चाहेंगे। आज कितनी खुशी की बात है जब इस गणतंत्र नेपाल में और संघीय संसद संहिता देश में लागू हो चुका है। आज हम इस रोस्टम से जब बोल रहे हैं तो हमें कितना आकार खुशी हो रहा होगा, आप अनुमान लगाइए, क्योंकि यही देश है और यही रोस्टम है। जब हम गणतंत्र की बात करते थे, गणतंत्र का गौ उच्चारण करते थे, तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाता था। जब हम संहिता की बात करते थे तो देश विखंडन की तरफ चला जाता था और हमें विखंडनवादी का आरोप लगाने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। हम समावेशी की बात करते थे तो सांप्रदायिकता का आरोप लग जाता था। आज कितना आज खुशी की बात है कि उसी जग पर वही गणतंत्र, वही संहिता के वृक्ष के नीचे हम सभी यहां बैठे हैं और सुनहरा नेपाल का परिकल्पना कर रहे हैं। इसी गणतंत्र और संहिता के अंदर, इसी समावेशी शासन के अंदर संपूर्ण नेपालियों का कायाकल्प होगा। इसलिए आज का दिन बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही भावुकता भरा दिन है। अब नया इतिहास रचना है। अब नया इतिहास कैसे हम रचेंगे? बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही सतर्कता बरतना पड़ेगा। नया इतिहास वैसे नहीं रचा जाएगा। नया इतिहास रचने के लिए पुरानी सोच को त्याग देना पड़ेगा, पुरानी मानसिकता को त्याग देना पड़ेगा। यह देश हम सबका देश है और हम सब एक दूसरे का भावना, एक दूसरे का मान, एक दूसरे का सम्मान, ये भावना लाने की आवश्यकता पड़ेगी। सबको अपना समझने की जरूरत पड़ेगा। हिमाल हो, पहाड़ हो, तराई हो, मधेश हो, सबको अपना समझना पड़ेगा। मधेसी हो, दलित हो, जनजाति हो, मुस्लिम हो, थारू हो, सभी को अपना समझना पड़ेगा। जो हम नया सोच के साथ संपूर्ण देशवासी को जब हम अपना समझेंगे, उनकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझेंगे, तब जाकर के नया रचना, नया नेपाल का निर्माण होगा। और इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी, आप हैं यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। नया जनमत आपको मिला है और देश का नेतृत्व आप संभाल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। प्रचंड जी, आपको भी बधाई है, क्योंकि आप ही इस सत्ता के एक सहयात्री हैं। इसलिए आप दोनों को नया रचना जो करना है, अभी आपने कहा झंडई 2 तिहाई के नजदीक में आप दोनों नेताओं को विशेष रूप से बधाई है और इस जिम्मेदारी को आप आगे बढ़ाएंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जनता ने आपको अत्यधिक समर्थन किया। वाम गठबंधन को प्रचंड आप भी कह रहे हैं,
बड़ी पार्टी बना दिया। अब दिल भी बड़ा बनाइए, ये निवेदन है, और दिल बड़ा बनाकर संपूर्ण देश को उस दिल में समेटिए। बनाइए नेपाल को, जनता ने बड़ा बना दिया, अब दिल बड़ा बना करके इस देश को बड़ा बनाइए। ये आप दोनों नेता से विनम्र आग्रह है। और ये तब होगा जब इस देश में सामाजिक सद्भाव कायम ही नहीं, उसकी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम करें। प्रगति तो नेपाल और नेपाल की जनता, इसमें एक निशा से भरा हुआ देश। आप परसों यहां जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो देखा कैसा रंग बिरंगी सुंदर नेपाल, विविध संस्कृति से भरा हुआ देश। अरे यही तो स्वीकार करना है, यही तो स्वीकार करना है कि यह देश किसी एक का नहीं है, किसी एक भाषा भाषी का देश नहीं है, किसी एक धर्म और समुदाय और जाति का देश नहीं, ये सबका देश। ये परसों शपथ ग्रहण करने यहां देखा गया, यही तो समझना, यही इसी को तो स्वीकार करना है। और इसको समझ गया और स्वीकार कर लिया तो हो गया ना, सभी समस्या का हल वही है। सभी का अपना पहचान, भावना है, पीड़ा है, दर्द है, समस्याएं हैं, उसको समझने की जरूरत है। किसी के पहचान के ऊपर ठेस पहुंचे, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। हम नेपाली, अब नेपाली के साथ साथ हम मधेसी भी हैं, हमें गर्व है मधेसी होने पर, लेकिन हम मधेसी कहते हैं कि हमें ठेस पहुंचा जाए तो हमें पीड़ा होती है। इस बात को ख्याल किया जाना चाहिए। धोती हमारी संस्कृति है, हमें गर्व है, लेकिन उसको लेकर के ठेस पहुंचाने का होता है तो पीड़ा वहां हो जाता है। इसलिए इन संवेदनशील बातों को हमें समझने की जरूरत है। हम सभी को इतना ही प्यार है अपने देश से, जितना हुआ और हुआ में रहने वाले नेपालियों को इस देश से प्यार है, उस मधेश में रहने वाले लोगों को इतना ही प्यार है अपने देश। हमें अपनी मातृभूमि से इतना ही प्यार है जितना रुकुम रोल्पा में रहने वाली नेपाली जनता को अपनी मातृभूमि से प्यार है। हम सभी नेपाली, हम सभी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद का परिभाषा भी अपने में सीमित कर लेना यह भी बहुत गलत बात है। यहां यह भी देखा जाता है कि यह राष्ट्रवादी हम हो गए और दूसरा हो गया और राष्ट्रीय, ऐसा नहीं हो सकता। इन पीड़ा को, इन भावना को समझने की आवश्यकता है। जब वहां गोरखा और सिंधु प्लांचोक में जब भूकंप आता है तो पीड़ा हमारे दिल में भी तो होता है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि सरलाही और सिरहा में जब आग लगी होता है और घर बार विहीन हो जाए वहां के लोग, तो काठमांडू को पीड़ा हो। हम ये भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक दूसरे के दुख में सुख में हम सभी दिल खोल करके साथ रहें और एक दूसरे की पीड़ा को समझने का हम प्रयास करें। समस्या का समाधान नहीं है, इस समस्या को हम समझ लेंगे तो उसका समाधान निकल सकता है। हम काठमांडू में कुकुर पूजा है उसको सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां ईद, बकरीद, दिवाली, छठ जो हमारे मधेश में पर्व, उसको भी उतना ही सम्मान मिले। बस हम मधेश के लोग अपनी जो भावना है वो काठमांडू समझे, ये सिंह दरबार समझे, यही तो चाहना है, यही तो कहना है।
वही समस्या का समाधान है। आपने ठीक कहा प्रचंड जी, अब विवाद बढ़ाने का समय नहीं है, मैं समझता हूं, ठीक कहा आपने प्रधानमंत्री जी, अब विवाद बढ़ाने का समय नहीं है और इसको समाप्त किया जाए। नए युग में नेपाल प्रवेश कर रहा है, इस अवस्था में विवाद बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विवाद बढ़ना भी नहीं चाहिए। अब इसके लिए मैं पहले कहा कि एक दूसरे की भावना को समझने का प्रयास हो। विवाद है कहां? विवाद नहीं रहेगा, विवाद का हल निकल जाएगा। हम एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, उनके अधिकार, उनका मान सम्मान, पहचान, उनकी बात को समझे। विवाद है कहां? इससे विवाद बढ़ाने का समय नहीं, विवाद को समाप्त करने का समय। इसलिए आज हम संकल्प ले, हमारा संकल्प ले ही ले कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग हम न करें जो दूसरे किसी को ठेस लग जाए। हम ऐसा कोई भी निर्णय न करें कि कोई समझे कि हमारा अधिकार समाप्त हो रहा है, हमारे अधिकार में कटौती हो गया, हमारे विरोध में कानून बन गया, हमारे विरोध में संविधान बन गया, हमारा अधिकार, मिला हुआ अधिकार भी छीन लिया गया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही। ऐसी अनुभूति किसी को ना हो, ऐसा संकल्प लेना काहे नहीं होगा, हो जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है, ऐसा काम हम बिल्कुल न करें। आपने ठीक कहा, अब सड़क आंदोलन, संघर्ष, विद्रोह, ईद्रोह, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगा? समस्या का समाधान होगा तो संघर्ष आंदोलन किस बात के लिए होगा? क्या होगा आंदोलन? समस्या रहेगा तब ना आंदोलन होगा। तो समस्या समाधान यदि होगा तो आंदोलन, सड़क आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं होगी किसी को, यहां लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आध्यात्मिक अवस्था में मरता क्या नहीं करता, जब अवस्था पहुंचता तो लोग आगे बढ़ता है, उतरता है सड़क। और जब अत्याचार, जब प्रकाष्ठा पर पहुंचता है तो नाका पर जाकर अपील क्या कहते हैं, बैठने का अपील निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा नौबत ना आए, वैसी अवस्था ना, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ना, इसके लिए हमें बिल्कुल सजग रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा को समाप्त करना चाहिए। खाली इतना समझ जाए काठमांडू, सिंह दरबार कि अन्य देश, अन्य भूभाग की जनता क्या सोच रही है, वो क्या चाहती है, समस्या क्या है, वो सिंह दरबार, वो काठमांडू इतना समझ ले तो समस्या का समाधान तो निकल ही जाएगा ना। और ये चार दीवारी में, सिंह दरबार में बस वही सब कुछ, दुनिया वही है। यदि इस मानसिकता से काम करेंगे तो समस्या तो रहेगी ही ना। इसलिए काठमांडू से बाहर हिमालय, पहाड़, तराई मधेश की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है, इस पर बारीकी से यदि ध्यान चला जाए तो समस्या का हल वहां निकालने में आसान होगा। अब समृद्ध नेपाल बनाना है, आप सबने कहा, सभी नेताओं ने कहा, समृद्ध हमारा सपना, नेपालियों का सपना, समृद्ध नेपाल हमारा सपना है। तो समृद्ध नेपाल तो बनाना पड़ेगा, नेपाली जनता को गरीबी से मुक्ति तो दिलाना पड़ेगा, अभाव से मुक्ति तो दिलाना पड़ेगा। लाखों लाख हमारे युवा विदेश रोजगारी के लिए ये कब तक रहेगा? कब तक यहां अवसर हम मिलाएं जिसकी हमारे युवा पीढ़ी को दर दर भटकना न पड़े? तो ये सारी अवस्था है, ये सारी अवस्था बनाने की आवश्यकता है। समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सबके लिए फिर मैं एक बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, इसके लिए नस्लीय चिंतन और सोच को हटाना पड़ेगा। वो हटा दीजिए, हो जाएगा। इसको हटा दीजिएगा, जिस रोज हट जाएगा ना, नेपाल नेपाल बन जाएगा। नेपाली सोच और चिंतन बना दे, नस्लीय सोच और चिंतन से नेपाल नहीं बनेगा। इसके लिए अब जो भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ है उसको ठीक कर दीजिए। नियम कानून, संविधान में जो लटर पटर सड़ाई हो गया है उसको ठीक ठाक कीजिए ना। तो अब पटेल जी ने कहा कि प्रयास तो किया, बिल्कुल प्रयास किया, धन्यवाद है आपको, बिल्कुल आप प्रयास किए। अब उस समय 2/3 का चक्कर था, वो आई नहीं, लेकिन अब तो चक्कर नहीं है ना, अब तो 2/3 है, तो नजदीक में पहुंच गए और हम लोग आपके साथ हैं ना। अरे आप अच्छे काम कीजिए, हम लोग साथ है ना, 2/3 पहुंचाएंगे ना हम लोग, बढ़िया आगे।
प्रधानमंत्री जी दिल खोल करके आगे बढ़िए, जनता की समस्या को समाधान कीजिए। संविधान को बाइबल, पुराण, गीता, महाभारत बनाइएगा ना तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। संविधान बाइबल, पुराण, गीता, महाभारत नहीं है, एक बार लिख दिया गया तो उसमें अब कहां परिवर्तन। इससे पहले भी 6 संविधान नेपाल में बना, ये 7वां संविधान है। तो 7वां संविधान का हाल, छठा संविधान जो 6 संविधान बना वैसे न हो, इसके लिए सतर्क तो रहना ही चाहिए ना। इसके लिए तो समय के मार्ग अनुसार, जनता के मार्ग अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन, परिमार्जन करने की आवश्यकता होगी ना। 47 साल का संविधान जब बना, 47 साल का, तो संविधान जब बना तो बनने के बाद चाहे तो बाइबल, पुराण हो गया, इसमें कोई पुलिस चेंज हो ही ना। जब दुनिया के सर्वोच्च संविधान हो और सर्वोच्च संविधान कहां चला गया, क्या चला गया, क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब 2/3 के नजदीक में, अब 2/3 है, आप मान करके चले। और संविधान में जो भी आवश्यक संशोधन, सुधार करना है उसको किया जाए। अब ये फिर बात हो रही है अभी आजकल, हमारे उपेंद्र जी से बातचीत हो रही है तो सुनते हैं कभी कभी, कल परसों हमारे नेता की बात हुई तो, और संविधान संशोधन को लागी कहीं तो कहीं समझौता करने, समझौता करने संविधान से मूल छ। और हमको इस पर बड़ा गर्व है, इसको क्या टिप्पणी करे। चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या, केवाला क्या कहा जाता है मध्य में काम। चोर के लिए ताला क्या, बेईमान के लिए केवाला क्या। चोर को ताला कर ही देता है ना, अब बेईमान को कर्जा लेते रहो तो मसूद बनाता है, बेईमानी कर लेता है, जाओ जाओ करते रहो। अरे हम लोग के साथ इतिहास में इसी हुआ है प्रधानमंत्री जी। पहला संविधान सभा का चुनाव से पहले आंदोलन हो रहा था, हम लोग आंदोलन करते में ऐसी मौत कि नहीं हमारा कुछ बात को सुनो, कहा नहीं संविधान सभा का निर्वाचन हो जाने दो, सब कुछ हो जाएगा। और 64 साल फागुन 16 गते हमें याद है 8 सीटें समझौता हुआ था हमारे साथ, सरकार ने किया था। देश के प्रधानमंत्री दिल्ला बाबू उस समय थे इस दुनिया में, उन्होंने समझौता किया। खाली वही नहीं कि यहाँ बैठे माधव नेपाल जी उस समय ये माले के नेता हुआ करते थे, इनको साक्षी की नारा सुधर करके बगल में बैठा है दिल्ला बाबू, और ये महान हमारे 10 वर्ष जन्म होकर लड़के के आए हमारे मान प्रचंड जी बगल में बैठे दूसरे बगल में। और तीनों नेता की सहमति से 8 सीटें समझौता हुआ कि चलो भाई संविधान सभा का निर्वाचन होने दो, और निर्वाचन होने के बाद जो संविधान बनेगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, 8 सीटें में सब कुछ लिख दिया गया। लेकिन जब संविधान बनने का समय आया तो हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या व्यवहार हुआ याद कीजिए। हम लोग चिल्लाते रहे कि अरे साहब राज्य में सरकार में आप कांग्रेस एमआलए माओवादी तीनों पार्टी ने समझौता किया, उस समझौता को तो मानो, उस समझौता का आधार संविधान तो बनाओ। लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। हम सड़क पर लड़ते रहे, गोली चलाई गई, सीने में गोली मार करके संविधान का घोषणा हुआ था। खून की नदियां बह रही थी मीरगंज में, यहां दिवाली मनाया जा रहा था। और उस संशोधन के लिए उस संविधान में जो त्रुटियां हैं उसके संशोधन के लिए 6 महीना तक बहुत ही कठोर संघर्ष करना पड़ा था। उस कठोर संघर्ष बहुत ही पीड़ा पहुंचा था हमें। दर्जनों हमारे सपूत शहादत हो गए, शहीद हो गए, हजारों अपांग हो गए, 6 महीना तक बंद हड़ताल चक्काजाम, और यहां तक कि बहुत ही अप्रिय और कठोर हमें नाका पर जाकर बैठने के लिए बाधित किया गया था। इतनी गोलीबारी हुई, बहुत ही पीड़ा हुआ था उस आंदोलन में, हमें भी बहुत पीड़ा हुआ था, सभी नेपाली को पीड़ा हुआ था। तो मेरा एक आग्रह है कि समझौता तो हम बार बार करते हैं, समझौता तो हमने दर्जनों समझौता यहां हुआ, मधेसियों ने किया, दलित जनजाति मुस्लिम ठाकुरों ने आंदोलन किया, दर्जनों समझौता हुआ है प्रधानमंत्री जी। वैसा समझौता आप नहीं कीजिएगा। अरे आप समझौता नहीं कीजिए, आप कहिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर दीजिए, हम करेंगे, विश्वास दिला दीजिए जनता को, हम करेंगे, और कर दीजिए, छोड़िए। कितना समझौता करते रहे और कितना धोखा खाते रहे, इसे छोड़िए। समझौता नहीं रुक जाए तो भी कोई बात नहीं। अरे आप पूरे दिल से प्रतिबद्धता व्यक्त कर दीजिए, आप दिल से करके कल संसद में ला दीजिए ना प्रस्ताव,
2/3 आपके अपने हैं, वो ऊपर से हमारे कांग्रेस के सभापति जी गोपाल जी यहाँ बोल करके चले गए कि हम तो पहले से तैयार है, वो तो पहले से तैयार है, प्रचंड जी पहले से तैयार है। और आप चूंकि देश की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आया तो उम्मीद है कि देश को आपको आगे बढ़ाना है, देश की समस्या को समाधान करना है, संपूर्ण नेपालियों को साथ लेकर चलना है, हिमाल पहाड़ तराई मधेसी बड़ी जनजाति मुस्लिम था सबको लेकर चलना है। आप एक कोई जात के नेता नहीं, संपूर्ण नेपाली का नेता है। तो आपको सिर्फ दिल से प्रतिबद्धता व्यक्त कीजिए, कल प्रस्ताव आ जाएगा और परसों पारित हो जाएगा। इसलिए नया रचना कीजिए। विगत में जो धोखेधड़ी इस देश में होते आया उसको आप ब्रेक कीजिए, उसको तोड़िए। नहीं, हम करेंगे, हम वचन देंगे, हम समझौता करेंगे, उसको लागू भी करेंगे, करके दिखाइए। और क्रम भंग करने वाले हमारे नेताजी आपके साथ हैं, क्या कहते क्रम भंगता इनकी स्वभाव है। तो ये विगत में जितना धोखाधड़ी हुआ अब ऐसा नहीं होगा, क्रम भंग। चलिए, मैं शुभकामना देता हूं, हम उम्मीद करते हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, पूरे तहे दिल से साथ। आप आगे बढ़िए, आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हर ढंग का सहयोग आपको मिलेगा। विरोध के लिए विरोध करने की जरूरत नहीं है। और नेपाल को नया युग में प्रवेश करना है, नेपाल को गरीबी से मुक्ति दिलाना है, यहाँ की जनता, लाखों जनता जो विदेश में पलायन हो रहा है उसको रोकना, उसको वापस लौटाना। वो ऐसे तो लौटेगा नहीं, यहाँ तो विकास कीजिएगा तब ना। और विकास का 20% यदि ईमानदारी से विकास की गतिविधि में हम लोग लग जाए तो फिर नेपाल को तो दुनिया का अमीर राष्ट्र जो है 10 राष्ट्र उसके तुलना में नेपाल खड़ा हो जाएगा ना, तो 15-20% लगेगा। तो लड़ाई झगड़ा खत्म कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए, जनता पार्टी बड़ा बना दिया और दिल को बड़ा बना दीजिए और पूरे नेपाल को समेट लीजिए। बस यही आपको आज मैं इस अवसर पर आपको शुभकामना देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की भलाई के लिए, देश की जनता की समस्या समाधान करते हुए देश को आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। और इसके लिए बिल्कुल कंधे में कंधे मिलाकर के हम चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप आगे बढ़िए। और अंत में मैं वैसे आपको कल आग्रह किया था, फिर मैं इस रोस्टम से आग्रह करूं, जनता जैसे हम लोग निर्वाचित होकर आए वैसे ही कैलाली के एक सांसद रेशम चौधरी जनता के अपार मत से निर्वाचित होकर का सांसद है। कोई उनके ऊपर कोई दोष या कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। आरोप तो किसी के ऊपर कोई लग सकता है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता, कोई बात नहीं। आरोप लगने से सिर्फ अपराधी नहीं हो जाता, उनके ऊपर भी कोई आरोप लगा, कोई बात नहीं। कितना सही गलत बाद में उसकी बात करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देश का एक जनता का अभिमत से अत्यधिक बहुमत से निर्वाचित कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रेशम लाल चौधरी इस संसद में होना चाहिए। कैसे इस संसद में जनता का प्रतिनिधि है, यहां भाग ले, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाने का प्रयास हो, ये आपसे आग्रह करते हैं, आपसे मांग करते हैं, इससे कि जनता का प्रतिनिधि इस संसद में आवे। इसके लिए आवश्यक वातावरण और व्यवस्था सरकार के द्वारा मिलाई जाए, इसके लिए आग्रह करते हुए और अंत में मैं सभी सांसद मित्र को फिर से बधाई देते हुए इस कार्यकाल में यह संसद संपूर्ण नेपाली के लिए काम करे, किसी क्षेत्र हो, किसी समुदाय हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सभी के लिए हम मिलकर के काम करें और एक सुनहरा नेपाल बना दे। इसके लिए ये कार्यकाल का शुरुआत हो जाए, प्रयोग हो, बस यही कामना करते हुए विदा चाहता हूं। धन्यवाद। और माननीय श्री